अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मेटनोवा अकेडमी बाय डॉक्टर रश्मा। क्या आपने कभी सोचा है कि अर्थ पे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। सो फ्रॉम द टाइनी बैक्टीरिया टू द जायंट व्हेल्स, ऑल दीज फॉर्म बायोडाइवर्सिटी। सो यही आज का हमारा टॉपिक है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 ऑफ बायोलॉजी, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। आज के लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे? Definition of biodiversity, importance of biodiversity, classification and its advantages, and history of that classification. ठीक हो गया। अब सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है कहाँ से? डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कि बायोडाइवर्सिटी है क्या चीज। अब इधर से आपको नेम से ही दो चीजें पता लग रही हैं। बायो, दो वर्ड्स इसमें शामिल हैं, एक है बायो, एक है डाइवर्सिटी। तो बायो का पहले मीनिंग क्या आपने पढ़ा था? बायो किसके साथ एसोसिएटेड है? लाइफ के साथ एसोसिएटेड है। और डाइवर्सिटी किसको कहते हैं? वैरायटी को बोलते हैं। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इट मीन्स के बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। अब कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं? प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं। सो इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज व्हाट? इट इज द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। एग्जाम्पल्स में वही आएंगे, प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कि आखिर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इतनी वैरायटी है लाइफ की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो वो किस लेवल पे डिफरेंट है। ठीक है, तो वो लेवल्स हैं, 3 लेवल्स आ जाते हैं बायोडाइवर्सिटी के। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपने रिमेम्बर रखना है। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन और लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये दोनों एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। अच्छा जी, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है? 3 लेवल्स है बायोडाइवर्सिटी के। सबसे पहले तो कोई भी चीज किस लेवल पे डिफरेंट हो सकती है? जेनेटिक लेवल पे। ठीक है, दूसरे वो किस लेवल पे डिफरेंट होगी? डेफिनेटली इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो स्पीशी लेवल पे। थर्ड लेवल है हमारा इकोलॉजी लेवल। ठीक है, इकोसिस्टम के लेवल पे। अब सबसे पहले क्या है? जेनेटिक लेवल है। जेनेटिक किससे एसोसिएटेड था? मैंने बताया था जीन्स के साथ एसोसिएटेड है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म सबसे पहले कहाँ पे डिफरेंट होगा एक दूसरे से? जीन्स के लेवल पे डिफरेंट होगा। इट मीन्स कि ये क्या है? एक स्पीशी के अंदर जो डिफरेंसेस मौजूद है, हाउ वन ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशी। अब जैसे अगर हम ह्यूमन्स की स्पीशी की बात कर लें तो एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से किस तरह से डिफरेंट है, वो किस लेवल पे डिफरेंट है? अपनी जीन्स के लेवल पे डिफरेंट है। तो ये कौन सा लेवल आ जाएगा बायोडाइवर्सिटी का? जेनेटिक लेवल आ जाएगा विद इन स्पीशीज। ठीक है, अब स्पीशी लेवल क्या है? एक स्पीशी किस तरह से डिफरेंट है दूसरे स्पीशी के साथ। मतलब कि इसमें 2 स्पीशीज को हमने देखना है, डिफरेंट स्पीशीज की हम बात करेंगे, उनके डिफरेंसेस को देखेंगे। नेक्स्ट कौन सा है? इकोलॉजी लेवल। अब इकोलॉजी लेवल में क्या आ जाती है चीज कि इकोसिस्टम के लेवल पे किस तरह से कोई भी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट है। इसमें क्या आ जाएगा कि हैबिटेट के लेवल पे डिफरेंसेस जो आ जाएंगे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के। ठीक, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। ये क्या है? पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। अब नेक्स्ट क्या टॉपिक है हमारा कि इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, कि अगर हमने इतने डिफरेंट वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना है तो उसकी आखिर क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या हार्मफुल है। तो अब बायोडाइवर्सिटी में चीज़ें आप लोग याद करते जाएं कि कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, उसकी बेसिस पे आपने उसके एडवांटेजेस पढ़ते जाने हैं, आपको मेमोराइज करने में आसानी रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम सबसे पहले ले लेते हैं
प्लांट्स ले लेते हैं। ठीक है, अब प्लांट से क्या क्या चीज़ें हम ले रहे हैं, क्या बेनिफिट्स ले रहे हैं, वो आप याद करते जाएंगे तो वो किसकी बन जाएगी, इंपॉर्टेंस बन जाएगी बायोडाइवर्सिटी की। फॉर एग्जांपल डिफरेंट प्लांट्स हैं, उनसे कुछ प्लांट्स से हम मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी की। उनसे हम फ्रूट्स वगैरह ले रहे हैं, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि हमारे लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि गम्स हो गए, रेजिन्स हो गए, रबर हो गए, ये चीज़ें हम इनसे ले रहे हैं, तो ये भी इसकी क्या आ जाएगी, इम्पोर्टेंस आ जाएगी। इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल गम्स, रेजिन्स, रबर। ठीक, इसके अलावा ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लांट्स हमें प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन। ठीक, तो ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा क्या है, कार्बन साइकिल एक एग्जिस्ट करती है, तो वो कार्बन साइकिल में ये इन्वॉल्व है। अब नेक्स्ट आ जाओ कि डीकम्पोजर्स की हम बात कर लेते हैं। बैक्टीरियाज वगैरह मौजूद हैं। अब वो बैक्टीरियाज क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं एज डीकम्पोजर्स। अब डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट हमारा मौजूद होते हैं ज़मीन के अंदर, ज़मीन के ऊपर बेसिकली, उसको क्या करते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक, तो ये क्या है, बैक्टीरिया किसके तौर पे काम कर रहे हैं, डीकम्पोजर्स के तौर पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें एनिमल्स की, तो एनिमल्स क्या कर रहे हैं, एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज कर रहे हैं, प्लांट्स इसको यूज कर रहे हैं। सही हो गया। इसी तरह से प्लांट्स क्या है, हमारा जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट को मेंटेन करने के लिए भी हेल्पफुल है। क्लाइमेट चेंजेस को ये प्रिवेंट करते हैं, जैसे कि फ्लड वगैरह आ जाए। अब जिस जगह पे प्लांट्स बहुत ज़्यादा होंगे वहाँ पे फ्लड्स आने के चांसेस कम है, जहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा है वहाँ पे क्या होगा, गर्मी कम होगी, एयर में मॉइस्चर ज़्यादा होगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं, बेनिफिट्स हैं और इम्पोर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी की। इसी तरह से एनिमल्स के एक और भी क्या है कि जू वगैरह में जो एनिमल्स रखते हैं तो लोग देखने आते हैं, एक इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, एनिमल्स की इम्पोर्टेंस आ जाती है हमारे पास। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन। अब देखो डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे मौजूद हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब साइंटिस्ट ने कोई ना कोई तो मेथड यूज किया होगा ना, कि किस तरह से उन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। अब वो जो ग्रुप में डिवाइड करना है वो क्या है, क्लासिफिकेशन है। तो क्लासीफाई हम किसको कहते हैं, क्लासीफाई हम कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स को। अब ग्रुपिंग हम किस बेसिस पे कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। जो सिमिलर होंगे उनको एक ग्रुप में रख लेंगे, जो थोड़े डिफरेंट होंगे उनको एक और ग्रुप हम बना देंगे। सो बेसिकली क्लासिफिकेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। अच्छा जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तो नहीं इतनी इम्पोर्टेंट, लेकिन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसी के साथ में क्लासिफिकेशन के साथ ही हमने एक और चीज, एक ब्रांच पढ़ी थी बायोलॉजी की, क्या किसी को याद है? वो ब्रांच पढ़ी थी हमने कौन सी, टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी में हमने क्या किया था, इसमें वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, नेमिंग करते हैं उनकी, और फिर उसके बाद उनको क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। सो टेक्सोनॉमी क्या है, ब्रांच है किसकी, बायोलॉजी की, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो डिफरेंट है, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम उनकी नेमिंग कर रहे हैं, और उसके बाद उनकी ग्रुपिंग कर रहे हैं।
ठीक हो गया। तो ये हम पढ़ते हैं टेक्सोनॉमी में। और चीज है सिस्टमैटिक्स। अब सिस्टमैटिक्स क्या है? सिस्टमैटिक जहाँ पे भी आया ना, मतलब हमने कोई साइंटिफिक स्टडी करनी है। अब साइंटिफिक स्टडी हम क्या कर रहे हैं कि साइंटिफिक स्टडी क्या है, किस बारे में? बायोडाइवर्सिटी के बारे में, मतलब वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, और उनका रिलेशनशिप किसके साथ, उनके एवोल्यूशनरी चेंजेस को हमने स्टडी करना है। तो बेसिकली क्या है सिस्टमैटिक्स में? साइंटिफिक स्टडी है रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशनरी चेंजेस। अच्छा, अब इसमें क्या पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन में हमने बात कर ली थी कि हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया, उनको डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर क्लासिफिकेशन में हम बात कर लेते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, दो ग्रुप में क्लासिफाई है ना। अब क्यों हमने दो ग्रुप बना लिए थे? दोनों ऑल दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे तो हम एक ग्रुप में रख सकते थे, लेकिन फिर हमने देखा कि प्लांट्स तो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन एनिमल्स अपनी फूड नहीं प्रिपेयर कर सकते। वो किस पे? प्लांट्स पे डिपेंड है अपनी फूड के लिए। सो दोनों में डिफरेंस आ गया। इसी तरह से प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते थे, जबकि एनिमल्स की वॉकिंग कैपेबिलिटी है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। सो ये भी एक डिफरेंस आ गया। इसी तरह से प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जबकि उनको कार्बन डाइऑक्साइड अपने सर्वाइवल के लिए जरूरी है। जबकि एनिमल्स की इसके ऑपोजिट बात करें तो एनिमल्स का सर्वाइवल कार्बन डाइऑक्साइड पे नहीं है, उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड तो उनका एक वेस्ट प्रोडक्ट आ गया। सो इस तरह से जब दो चीजों के दरमियान इतने डिफरेंसेस आ गए तो हमने उनको दो ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया, उनको डिवाइड कर दिया। सो ये हो गई क्लासिफिकेशन। फिर नेक्स्ट क्या था कि टेक्सोनॉमी, वो ब्रांच थी बायोलॉजी की जिसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले तो कि वो डिफरेंट हैं, ये एक जैसे वो आइडेंटिफाई किया, फिर हमने उनकी नेमिंग की एंड देन वी क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। उसके बाद क्या थी? सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या थी? एक साइंटिफिक स्टडी थी अबाउट द बायोडाइवर्सिटी एंड देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। ठीक, अब क्यों क्लासिफिकेशन, हमने ये इतना सारा काम क्यों किया? इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी क्लासिफिकेशन की? एक तो ये कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे जो एक जैसे थे, उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर वो भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया जो एक दूसरे से डिफरेंट थे, तो उनको अलग अलग हमने ग्रुप्स बना दिया। ठीक है। दूसरा, उनकी हमने एवोल्यूशनरी चेंजेस पढ़ी कि अच्छा, पहले जब बिल्कुल स्टार्ट में आए थे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ के ऊपर, तो उस टाइम पे वो कैसा था, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स मौजूद थे। बाद में जैसे जैसे टाइम ज्यादा होता गया तो उसमें क्या क्या चेंजेस आती गई, क्या नई डेवलपमेंट्स आती गई। ठीक, किस तरह से पहले ये था कि जो पुराने एनिमल्स थे उनके उनके अंदर क्या था? एक टू चैम्बर हार्ट था, फिर वो टू चैम्बर इन्वॉल्व हुआ, थ्री चैम्बर हार्ट में बना, फिर वो थ्री चैम्बर आगे जाके फोर चैम्बर हार्ट में बना। तो अब हम जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर कितने? चार चैम्बर्स होते हैं हार्ट के। ठीक, तो ये इस तरह से किस तरह से वो मतलब इवॉल्व हुए था, वो सारी की सारी हमने पढ़ सकते हैं, चेंजेस वगैरह पढ़ सकते हैं। वो एक क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस है कि क्लासिफिकेशन क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक, अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के, किस तरह से डिफरेंट साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया और किस तरह से एक पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से थे, उनको किस तरह से डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्लासिफाई किया, आखिर उन्होंने क्या सोच के डिवाइड करना शुरू कर दिया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, किस तरह से उन्होंने सिमिलरिटी स्टडी की, किस तरह से उन्होंने डिफरेंसेस को स्टडी किया। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में डिफरेंट साइंटिस्ट की क्या क्या कंट्रीब्यूशन थी? सबसे पहले क्या था? अरिस्टोटल था। अरिस्टोटल ने क्या किया? ये पहला साइंटिस्ट था जिसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था। इसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो क्लासेस में क्लासिफाई कर दिया था, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। तो ये फर्स्ट साइंटिस्ट था टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। फिर एंड्रिया कैसिलपिनो क्या था? इसका प्लांट्स के साथ एसोसिएटेड है।
इसने प्लांट्स की डिफरेंट वैरायटीज को स्टडी किया था। तो इसका प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट और इसने क्या बताया था, जीनस के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्या था, जॉन रॉय था। जॉन रॉय ने भी अपना वर्क पब्लिश किया था किस पे, प्लांट्स की ही क्लासिफिकेशन के ऊपर। उसके बाद टोनी फोर्टी से याद रख लो, इसने क्या बताया था, टेक्सास के बारे में बताया था कि इसके क्लासेस और स्पीशीज के। अच्छा, ये जो वर्ड्स पढ़ रहे हो ना आप लोग, जेनरास, टेक्सास, ये सारे के सारे आगे हायरार्की हम पढ़ेंगे और बायनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये चीज़ें हैं क्या चीज़। अभी बस कर लो याद। इसमें क्या है, एरिस्टोटल का इम्पोर्टेंट है, एरिस्टोटल के एमसीक्यू में पूछ सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना शुरू किया था। उसके बाद टोनी फोर्ट ने क्या टेक्सास के बारे में बताया था, एंड्रयू कैसिल्पिनो ने जीनस के बारे में बताया था, और कार्लस लिनस ने इसने क्लासिफाई किया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब कि जो फिजिकल अपीयरेंस हमें नजर आ रही है किसी भी चीज की, उसकी बेसिस पे इसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था। किसकी बेसिस पे क्लासिफाई किया था, फिजिकल अपीयरेंस पे। जी, अब ना इस बुक में आप पढ़ोगे डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में। अब डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स कौन से थे, जब बिल्कुल स्टार्ट में क्लासिफिकेशन हुई थी तो उसमें क्या था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था। फिर उसके बाद जब उसमें फर्दर हमने चीज़ें स्टडी की कि कुछ चीज़ें फिट नहीं आ रही थी उस टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर, तो फिर हमने एक बना दिया, एक थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। उसके बाद फिर अब कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको हमने क्लासिफाई तो कर दिया था, चलो कि थ्री किंगडम्स हमने बना दिए, लेकिन बहुत सारे उनमें ऐसी चीजें थी जो एक दूसरे से सिमिलर भी थी लेकिन एक दूसरे से डिफरेंट भी थी। अब जब डिफरेंस आ गया था तो इट मीन्स कि उनको एक नया सिस्टम चाहिए था अपनी क्लासिफिकेशन के लिए। फिर जो अब मोस्ट मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो कौन सा है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक एमसीक्यू बन सकता है कि ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन सा है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और मोस्ट मॉडर्न या मोस्ट रिसेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन सा है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये क्या है, ओल्डेस्ट है और मॉडर्न है। ठीक है, अब स्टडी कर लेते हैं कि बेसिकली वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था क्या, कौन से उसमें दो चीजें थी इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर। अब इसमें क्या था, जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात होती है तो उसमें हम कहते हैं कि दो ही सिस्टम्स, इसमें दो ही चीजें थी, या तो कोई भी प्लांट हो सकता था, ठीक है, या एनिमल हो सकता था, ये दो चीजें यहाँ आ सकती थी। अब कौन सी चीजें प्लांट्स में थी, कौन सी चीजें एनिमल्स के अंदर थी, वो हम देख लेते हैं कि हर वो चीज जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकती थी, मतलब कि जो भी ऑटोट्रॉफ्स थे जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते थे वो किसके अंडर आ गए, प्लांट्स के अंडर आ गए। जबकि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते थे, जो हेट्रोट्रॉफ्स थे, जो किसी और ऑर्गेनिज्म की फूड के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, वो किसके अंडर आ गए, वो एनिमल्स के अंडर आ गए। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट की बेसिस पे क्या था, जो फंजाई हैं वो भी किसके अंडर आते थे, प्लांट्स के अंडर आते थे। अब प्लांट्स में एक जो आजकल हम प्लांट्स पढ़ते हैं वो तो है ही, इसके अलावा पुराने जमाने में कौन से, एल्गी भी प्लांट्स के अंडर था, फंजाई भी प्लांट्स के अंडर था, क्योंकि ये अपने फूड खुद प्रिपेयर कर सकते थे। ठीक है, अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो कि ना तो प्लांट्स में फिट हो रहे थे ना वो एनिमल्स में फिट हो रहे थे, क्योंकि उनके दोनों से डिफरेंसेस भी थे, और वो क्या था कि कुछ सिमिलैरिटीज दोनों की थी, तो हमें एक नया सिस्टम ज़रूरत पड़ी कि हम उसको फॉर्म कर सकें। ठीक है, किस्म था यूग्लिना। अब इस यूग्लिना का क्या था कि इसकी प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी थी, इसकी एनिमल लाइक प्रॉपर्टीज भी थी। ये प्लांट से किस तरह से रिजेंबल कर रहा था, इसमें क्या था, क्लोरोफिल।
ठीक वो ग्रीन पिगमेंट जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करता है और प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है, वो इस यूग्लिना के अंदर था। तो ये किससे रिजेंबल हो गया? प्लांट से। अब ये एनिमल से कैसे रिजेंबल कर रहा था कि इसके अंदर क्या थी? सेल वॉल नहीं थी, जो कि एनिमल सेल के अंदर नहीं होती। ये नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह हम जब सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं सेल के। तो अभी बस याद रख लो कि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, जबकि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है। तो अब ये किस तरह से एनिमल से मिल रहा था कि इसके अंदर भी सेल वॉल नहीं थी। एक सेल वॉल नहीं थी, दूसरा ये क्या था? हेट्रोट्रॉफ, मतलब कि ये भी अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता था। अब जब इस तरह की चीजें आई कि ये प्लांट से भी मिल रहा था कुछ एस्पेक्ट्स में, कुछ एस्पेक्ट में ये एनिमल से भी मिल रहा था, और कुछ फीचर्स ऐसे थे जिसमें ये इन दोनों से डिफरेंट था, तो हमें क्या एक जरूरत पड़ी कि हमने एक नया सिस्टम भी बनाना है। इन ऑर्गेनिजम्स को एक और सिस्टम में हमने एक और ग्रुप में डिवाइड कर देना है। तो इस तरह से ये 2 किंगडम हमारा किस में कन्वर्ट हो गया था? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। नेक्स्ट किंगडम कौन सा है? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब ये कौन सा साइंटिस्ट था जिसने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था? अर्नेस्ट हैकल के नाम से था। ठीक है, इसने क्या किया कि जो यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स थे ना, उनके लिए एक नया बना दिया था, एक ग्रुप बना दिया था। उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? प्रोटिस्टा। ठीक है, तो इसमें क्या था? इसमें 3 चीजें थी, प्लांट्स भी थे, एनिमल्स भी थे, और एक थर्ड ग्रुप क्या था? प्रोटिस्टा का ग्रुप आ गया था, जिसमें यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स अकोमोडेट थे। और इसने क्या किया था कि जो माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट कर दिया था मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स से। अच्छा, अब इसमें ये जो अर्नेस्ट हैकल है ना, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू में ये नाम आता होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसमें 2 साइंटिस्ट के नाम आप पढ़ोगे, 2 साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन पढ़ोगे। एक ने क्या किया था? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल के उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है मौजूद या नहीं है, उसकी बेसिस पे 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, और फिर एक और साइंटिस्ट आया था, रॉबर्ट विटिकर। तो रॉबर्ट विटिकर ने क्या किया था कि ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में क्लासिफाई कर दिया था। ठीक, अब इसमें ना 2 साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं, और ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कौन सा है? ई चेटॉन। इसने क्या किया था? इसने 2 टर्म्स दी थी, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की। ये मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है। पहले ना रॉबर्ट विटिकर ने कौन से 5 किंगडम्स बताए थे वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा साइंटिस्ट क्या था? रॉबर्ट विटिकर। अब रॉबर्ट विटिकर ने कौन से 5 किंगडम्स दिए थे? सबसे पहले ये 5 नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये मॉडर्न है, और किसने ये नेम्स दिए थे वो भी साइंटिस्ट का भी नाम याद होना चाहिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब इसमें क्या है? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा आ गया फंजाई, उसके बाद प्लांटी, और 5वां कौन सा आ गया? एनिमेलिया। मतलब कि रॉबर्ट विटिकर ने कौन से 5 किंगडम्स बना दिए थे? एक उसने कहा मोनेरा, जिसमें बैक्टीरिया वगैरह को उसने रख लिया। उसके बाद उसने कहा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में वही जो पहले पढ़ा था यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स, उनको रख लिया। फिर फंजाई को उसने अलग कर दिया एनिमल से, क्योंकि इसकी कुछ चीजें एनिमल से मिलती थी लेकिन कुछ इसमें डिफरेंसेस आ गए थे। ठीक, फिर प्लांटी और एनिमल्स वो तो शुरू से ही 2 अलग किंगडम्स बने हुए थे, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी। अच्छा जी, अब ना एक टर्म पढ़ी थी जो कि ईच टर्म ने दी थी, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की। अब क्या है ये प्रोकैरियोट्स, क्या है यूकैरियोट्स? ठीक है, तो इसके लिए पहले एक ना सिंपल अभी सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है कि सेल में सबसे पहले एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसको सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल के अंदर की तरफ जाए तो सेल मेम्ब्रेन होती है। फिर हर सेल के सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है या आरएनए होता है, जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है जिसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक्स एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर हो रही हैं। ठीक, अब प्रोकैरियोट्स क्या थे? वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनके अंदर
ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। इधर देख लें, इस सेल के अंदर ये होगी सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन, ये आरएनए तो मौजूद है, लेकिन इसके अराउंड जो कि एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होनी चाहिए थी, वो इसके न्यूक्लियस में नहीं मौजूद। अब इसका क्या है, ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है ना, ये यूं स्कैटर्ड हुआ होता है। तो प्रोकैरियोट्स के हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, उनका जेनेटिक मटेरियल स्कैटर्ड है। जबकि यूकैरियोट्स के हैं, इसमें देख लें, एक सेल वॉल है, फिर सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद एक क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने क्या किया हुआ है, इस जेनेटिक मटेरियल को सराउंड किया हुआ है। तो ये क्या है, यूकैरियोट्स हैं जिनमें प्रॉपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है। अब दूसरा अगर डिफरेंस की बात कर लेना, तो जो प्रोकैरियोट्स हैं, इनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन इससे मिलकर बनी हुई होती है, ठीक। जबकि जो यूकैरियोट्स हैं, इनकी सेल वॉल, अगर हम प्लांट्स की एग्जांपल इसमें ले लेना, तो प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। इसी तरह से अगर यूकैरियोट्स में हम फंजाई की एग्जांपल ले लें, तो फंजाई की सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनी हुई होती है। तो मतलब कि सेल वॉल का मटेरियल भी डिफरेंट है दोनों में, यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में। लेकिन जो एक मेन डिफरेंस है जिसकी वजह से इनको दो अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया था, वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, के प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद थी, ठीक। तो आज के लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था, बायोडाइवर्सिटी क्या था, उसकी डेफिनेशन को हमने स्टडी किया, क्यों उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी उसको हमने स्टडी किया। फिर आगे क्लासिफिकेशन थी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, किस तरह से हमने क्लासिफाई किया था, क्या हिस्ट्री थी, कैसे साइंटिस्ट ने डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया, और डिफरेंट साइंटिस्ट की क्या कंट्रीब्यूशन थी क्लासिफिकेशन के अंदर। उसके बाद कौन कौन से सिस्टम्स आए थे, 2 किंगडम सिस्टम आया था, 3 किंगडम सिस्टम आया था, एंड देन अभी जो रिसेंट वन हम यूज़ कर रहे हैं वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। किस तरह से प्रोकैरियोट्स थे, यूकैरियोट्स थे, और फिर क्या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ रहे थे, वो सारे के सारे इस लेक्चर में हमने स्टडी किए। तो होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर अदर क्लासमेट्स।